हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टामीन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोकैड्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उसमें लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ था कि हिस्टामीन भी ऑटोकैड्स का ही एक पार्ट है या एक क्लास है, जिसमें हिस्टामीन था, सेरोटोनिन था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स था और भी कई कंपोनेंट्स हैं जो हिस्टामीन के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पढ़ते हैं हिस्टामिन्स क्या होता है। तो हिस्टामिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, या हिस्टामिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 5 रिंग का मेम्ब्रेन होती है, उसमें नाइट्रोजन एटम होता है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कोलोजी फार्माकोलॉजी के नज़रिए से, तो हम लोग देखेंगे हिस्टामिन इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ अमीन्स। एक अमीन ग्रुप से होता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑलमोस्ट सेल ड्यूरिंग अ लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, कह रहा है ये प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल से ड्यूरिंग लोकल इम्यून रिस्पॉन्स। लोकल इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जिस साइट पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, हिस्टामीन की ज़रूरत है, ये वहीं पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इट इज़ अ रेगुलेट एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द गट एंड बॉडी, यू कैन से इट। ये हिस्टामीन क्या करता है, बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को प्रमोट करता है या रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इट आल्सो प्ले अ रोल इन न्यूरो ट्रांसमिशन रिलीज ऑफ हिस्टामिन इज द इनहिबिशन फैक्टर ऑफ एनी इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा न्यूरो ट्रांसमिशन रोल भी प्ले करता है या रिलीज में, न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज में। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं भाई, एस्टाइलकोलिन, गाबा गाबा सॉरी डोपामीन, ये जो भी होते हैं, स्टाइलकोलिन और डोपामीन, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनके रिलीज में भी हिस्टामीन क्या करता है, एक इनिशिएटिंग फैक्टर प्ले करता है। साथ ही साथ हिस्टामीन क्या करता है, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन में भी एक इनिशिएट रिस्पॉन्स करता है। कभी किसी के इंजरी होती है तो फ़ौरन वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वहाँ पर भी हिस्टामीन क्या करता है, बाहरी इन्वायरमेंट से बॉडी का इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरसेस से, दूसरी बाहर के इन्वायरमेंट से बॉडी को कवर करने के लिए वहाँ पर स्वेलअप कर देता है। तो वो जो भी एजेंट वहाँ पर रिलीज होता है उसको हिस्टामीन्स कहा जाता है, या ऑटोकॉइड्स भी कह सकते हैं। इट इज़ अ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑन स्टिमुलेटिंग ऑफ बेसोफिल एंड मास्ट सेल एज अ पार्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगोनिस्ट फॉरेन पैथोजेंस। अभी जो मैंने बताया कि रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, फॉरेन पैथोजेंस के अगेंस्ट इसको करता है। बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं कि हिस्टामीन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है। हिस्टामीन बनता कैसे, हिस्टिडीन से। इसमें 1 हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, उससे कन्वर्ट करता है हिस्टिडीन को हिस्टामीन में। हिस्टामीन 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 एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है, उससे आगे का उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म वही लीवर में जाके, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, लास्ट में फिर उसका डिग्रेड हो जाना। ठीक है, डिग्रेड का मतलब होता है उसका एक्शन को ख़त्म हो जाना। ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम के बाद। तो अब एन मिथाइल ट्रांसफेरेज हिस्टामीन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है, उसके साथ हिस्टामीन बाइंड अप करता है। ठीक है, हिस्टामीन एन मिथाइल हिस्टामीन के साथ या एन मिथाइल ट्रांसफेरेज के साथ आगे की रिएक्शन बनता क्या, एन मिथाइल हिस्टामीन बनता है, या हिस्टामीन डाई अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ, या माओ का मोनो अमीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, उसके साथ एक्शन करके एन मिथाइल हिस्टामीन, उसके साथ एक्शन करके क्या बनाता है, एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। ठीक है, जो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। अगर हिस्टामीन से डाई अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाता है, इमिडाजोलिक एसिटिक एसिड बनाता है, जो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। कहने का मतलब क्या था, हिस्टाडीन से हिस्टामीन बनता है, किसकी वजह से, हिस्टिडीन 1 हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। अब हिस्टामीन से अगर डाई अमीन ऑक्सीडेज की रिएक्शन हो रही तो इमिडाजोल एसिटिक एसिड हो रही है। अगर हिस्टामीन की हिस्टामीन एन मिथाइल ट्रांसफेरेज से रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बनना है, एन मिथाइल हिस्टामीन बनना है। फिर एन मिथाइल हिस्टामीन को माओ एक एंजाइम होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, उस एंजाइम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या बनना, एन मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। वो उस रिएक्शन के थ्रू भी उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो रहा है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है हिस्टामीन का। ये इसमें हम लोगों ने पढ़ा बायोसिंथेसिस और उसका मेटाबॉलिज्म, दोनों चीज़ें एक साथ थी।
अब हम लोग देख रहे हैं हिस्टामिन के रिसेप्टर, लोकल एक्शन और उनके मैकेनिज्म। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? मोस्टली हिस्टामिन के जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अगर रिसेप्टर का आपने पढ़ा होगा टाइप, कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, लिगेंड गेटेड, आयन गेटेड, ठीक है, और जी प्रोटीन कपल्ड। तो हिस्टामिन के जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। हिस्टामिन कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं? 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3, H4, ठीक। इनकी लोकेशन अलग अलग होती है। स्मूथ मसल, हार्ट, सीएनएस में पाया जाता है। गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स मतलब जहाँ पर एसिड का सेक्रेशन है, स्मूथ मसल, सीएनएस, हार्ट, यूटेरस, ठीक है, कॉर्टेक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, टेस्टिस, वेरियस अलग अलग सेल्स में पाया जाता है। अब इसमें H1 में क्या हो रहा है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। जी प्रोटीन लिंक टू इंटरसेलुलर विथ GQ विच एक्टिवेट टू फास्फोलाइपेज सी। यहाँ पर देखो फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर रहा है, GQ के साथ में एक्टिवेट करके फास्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज वैस्कुलरिटी या परमिएबिलिटी एट साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। H2 रिसेप्टर था इसमें गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, ये भी जी प्रोटीन कपल्ड का होता है। इसमें भी GS के स्टिमुलेशन को ये इंक्रीज कर देती है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है? गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से गैस का सिक्रेशन, कहते हैं ना स्टमक में गैस ज़्यादा बन रही है तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा देता है। S3 कहाँ होता है? सीएनएस में, दिमाग में होता है, माइंड में होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, किसको? G1 को इनहिबिट कर देता है, एडेनल साइक्लेज और साइक्लिक MP को डिक्रीज कर देता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है? हिस्टामिन को जो सिंथेसिस होता है, सॉरी, इट इनहिबिट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन, उसके रिलीज को और सिंथेसिस को दोनों को इनहिबिट करता है ऑन द प्री सिनेप्टिक साइट। कहाँ पर प्री सिनेप्टिक साइट होती है? कहाँ पर? सीएनएस में। तो वहाँ पर उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। चौथा इसमें होता है H4 वेरियस सेल्स, इम्यून सिस्टम, मास्ट सेल, वहाँ पर जी प्रोटीन कपल्ड होता है, वो भी साइक्लिक MP को डिक्रीज करता है और इम्यूनो मॉड्यूलेशन का काम करता है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। तो मोस्टली जो इसमें H1, H2, H3 जो होते हैं, यही 3 बेसिक इसके रिसेप्टर साइट्स होते हैं और इन्हीं 3 से रिलेटेड ही मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो मेन इफेक्ट के अलावा भी कुछ एक्शन रखता है वो, ठीक है। तो हिस्टामिन नर्वस सिस्टम में इफेक्ट रखता है। नर्वस सिस्टम में क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सेंसरी नर्व्स को, जिसका रिजल्ट होता है इचिंग, इसका रिजल्ट होता है इचिंग, पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, फील होती है, विच इट इज रिलीज डर्मेटाइटिस, पेन मेडिएटेड वाया H1 रिसेप्टर। ये H1 रिसेप्टर की वजह से पूरी बॉडी में जो डर्मेटाइटिस वाली कंडीशंस होती है वो H1 की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर देगा तो वो कंट्रोल पे आ जाएगा, इचिंग फील नहीं होगी। कई मरतबा कुछ जो डर्मेटाइटिस वाली मेडिसिन होती हैं वो नर्व्स को कंट्रोल करा जाता है वहाँ पर। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करता है? ये लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है और जो स्मॉल आर्ट्रियोल होते हैं उनको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक। कैपिलरी की परमिबिलिटी को भी क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसको वैसो कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है ये, ठीक है, किसकी वजह से? H1 रिसेप्टर की साइट की वजह से। लेविस ट्रिपल रिस्पॉन्स भी कई मरतबा कॉज करता है, वो भी H1 की वजह से कॉज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंजेक्शन, या कह सकते हो कि इंजेक्शन की स्पेसिफिक साइट कौन सी? वाया इंट्राडर्मल, डर्मिस रूट पे इंजेक्ट किया जाता है मोस्टली। तो वहाँ पर क्या होगा? एक कलर स्पॉट होगा कुछ सेकंड के लिए, रेड कलर, पिंक कलर या रेड कलर का, एक से 2 मिनट के लिए। इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को लेविस ट्रिपल रिस्पॉन्स कहा जाता है, जब वहाँ पर स्किन में रेड कलर का हो जाता है। कभी भी वैक्सीन लगती है, कुछ होती है, वहाँ पर रेड हो जाता है, रेडिश कलर का होता है, इसी को लेविस ट्रिपल रिस्पॉन्स कहा जाता है। चौथा उसमें होता है हिस्टामिन शॉक, IV डोज ऑफ हिस्टामिन इन लार्ज क्वांटिटी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम IV डोज हिस्टामिन दे देंगे तो ये क्या करेगा? शॉक, कॉज इंटेंस फॉल इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा अचानक से। दिस अकर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की वेसल्स जो होती हैं डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, तो ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से हो जाता है, अनॉर्मली होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। पांचवा इसमें होता है हार्ट के ऊपर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट इंक्रीज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट पंप होना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? ये
और इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। या स्टिमुलेशन का मतलब यही हुआ, इंक्रीज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ H2 रिसेप्टर। ये करता क्या है कि H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होने की वजह से हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता, बढ़ा देता है। ठीक है, बाइंड अप कर रहा है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? आपके हार्ट मसल्स में भी हो जाती है, वहाँ पर ये इसको स्टिमुलेशन को बढ़ा रहा है और उसको बढ़ाने की वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जा रही है। तीसरा इसका होता है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन GI या कह सकते हो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, मतलब स्टमक वाले रीजन्स में, वहाँ पर H2 रिसेप्टर मौजूद होता है, उसके साथ बाइंड अप करके एसिड के सेक्रेशन को बढ़ा देता है। चौथा होता है स्मूथ मसल। इट कॉन्ट्रैक्टेड रिलैक्स और एक्टिवेशन ऑफ H1 एंड H2 रिसेप्टर। इट मेडिएटेड द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकल मसल्स इन अस्थमा पेशेंट्स। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी ये कॉज कर देता है। अब पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को, एलर्जिक फिनोमेना को, इन्फ्लामेशन को, टिश्यू की ग्रोथ में, रिपेयर में, हेडेक में, तो इन सारी कंडीशन में भी पाई जाती है। किससे रिलेटेड है? जो कि सारी की सारी हिस्टामिन से रिलेटेड है। अब यहाँ पर कुछ हिस्टामिनिक एजेंट्स हैं, जैसे बेटाजोल है और इम्प्रोमिडीन है, मेथीपेप है। तो ये 3 एजेंट्स हैं जो हिस्टामिन एगोनिस्ट कहा जाता है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो जानते ही होंगे आप लोग। एगोनिस्ट वो एजेंट होते हैं जो कि किसी भी हार्मोन्स की, किसी भी हिस्टामिन की, किसी भी ऑटोकॉइड्स की, किसी भी ऐसी चीज़ जो कि मसल्स की एक्टिविटी को उसी सेम डायरेक्शन में बढ़ाए, जो वो काम करता है उसे उसी काम को करने के लिए और बढ़ा दें, स्टिमुलेट कर दें, बढ़ा दें, उसी को कहा जाता है एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब जो वो काम कर रहा है उसको रोके, उसके विरोधी काम करने वाला, अपोजिट डायरेक्शन काम करने वाला, उसको कहा जाता है एंटागोनिस्ट। तो जो मेडिसिन विरोधी अवस्था में काम करती हैं, जो हिस्टामिन के एक्शन को कम करती हैं, रोकती हैं, उनको एंटी हिस्टामिन कहा जाता है। ठीक है, या एंटी हिस्टामिन के साथ उन्हें कह सकते हैं एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। किसका एंटागोनिस्ट? हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। पार्टिकुलर उसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं, H1 H2 H3 4 के साथ बाइंड अप करके उसकी एक्टिविटी को अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं या उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक, जो उससे मिलने वाले रिस्पॉन्स होते हैं उनको घटा देती हैं और जिसकी वजह से एक्शन मिल रहा होता है उसको घटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन उनके रिसेप्टर पे बाइंड अप होने की वजह से बताया गया है। H1 में कौन है? फर्स्ट जनरेशन। H1 2 टाइप का होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। ठीक है, H2 है, सिंगल टाइप का होता है, गैस्ट्रिक एसिड। और इसके बाद इसी में होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H3, और लास्ट में होता है H4 मास्ट सेल। ठीक, अब बात करते हैं H1 में जितना भी आपकी साइक्लिजिन, मिक्लिजिन, बुक्लिजिन, क्लोरमफेनामिन, मीलेट, एविल जिसमें बोलते हैं, प्रोक्लोरमेथाजिन और प्रोमेथाजिन, साइप्रोहेप्टाडिन, जिसको साइपॉन टैबलेट आती है, साइपॉन सिरप आती है, वो सब इसी H1 की फर्स्ट जनरेशन में आती है। सेकंड जनरेशन में आती है आपकी लीवोसिट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटाइडिन, ये सारी की सारी आती है सेकंड जनरेशन में। ठीक, अब इसमें जनरेशन बढ़ने से कहीं ना कहीं इसमें एक्टिविटी में भी अंतर आता है, साथ साथ इनके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं कहीं ना कहीं। H2 रिसेप्टर में जो गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को घटा दे, जैसे सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, कैसे है ना, एसिला खा लो, एसिला के एक ब्रांड्स नेम है, उसमें रेनिटिडीन होता है और निजाटिडीन, सिमिटिडीन होते हैं। ये सारे के सारे साल्ट होते हैं, H2 रिसेप्टर पे बाइंड अप करते हैं। फिर इसमें होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होता है इसी पैराइटिक सेल्स के जो प्रोटॉन पंप होते हैं उन पे वर्क करता है। ओमिप्रोजॉल, रेबिप्रोजॉल और पेंटाप्रोजॉल, स्मोप्रोजॉल और लांसोप्रोजॉल होते हैं। तीसरा इसमें होता है रिसेप्टर H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये थियोप्रामाइड होता है, या विरोंगा अमीन होता है, या क्लोबिन प्रोबिट होता है। चौथा इसमें होता है H4 या मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी इसको कहा जाता है। इसमें सोडियम नीडोक्रोमाइल के नाम से इसको जाना जाता है। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी कहा जाता है। H4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी इसी को कहते हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिए। ठीक है, इसमें देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दी हुई है हिस्टामिन की, किस हिसाब से ये सेल्स बनी हुई है, हिस्टामिन यहाँ पर रिलीज हो रहा है और ये रिसेप्टर पे कहाँ पर ये बाइंड अप करके ये वर्क करेगा। अब यहाँ पर बीच में रिसेप्टर है, अगर ड्रग्स आके आपकी इस रिसेप्टर के साइड पे बाइंड अप हो जाएगी तो हिस्टामिन आगे नहीं पहुँचेगा। जब आगे नहीं पहुँचेगा, जो बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी मिलने वाली है बॉडी को, वो एक्टिविटी रुक जाएगी। मतलब एसिड का सेक्रेशन होना वो रुक जाएगा, अगर इचिंग होना, इन्फ्लामेशन होना है तो वो कम हो जाएगा, वो रुक जाएगा इसी रिसेप्टर की साइड पे काम करने की वजह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।